नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आपका ब्लैक एंड व्हाइट में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग 1.5 साल पुरानी वो ताकतवर तस्वीर दिखाएंगे जिसके आगे मालदीव्स जैसे देश ने सरेंडर कर दिया। ये तस्वीर उन्होंने लक्षद्वीप के एक बीच पर क्लिक करवाई थी और इस एक तस्वीर ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। 1.5 साल पहले मालदीव में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया गया था और भारत विरोधी अभियान चलाकर सीधी दुश्मनी मोल ले ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई जवाब दिए लक्षद्वीप की अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसका सीधा असर मालदीव्स के पर्यटन पर हुआ और वो पर्यटकों से लगभग खाली हो गया। इससे उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। कम से कम भारत से जाने वाले तमाम पर्यटकों ने मालदीव्स के सामने आईना रख दिया। आज मालदीव्स के भारत विरोध से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव बुलाने तक के यू टर्न का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और वो भी मालदीव्स ऐसे समय पर पीएम को बुला रहा है जब वो अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना चाहता है। इसके बाद आपको जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से ठीक पहले का वो पूरा घटनाक्रम दिखाएंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर उन्होंने अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इससे ज्यादा दिलचस्पी लोगों को ये जानने की है कि आखिर धनखड़ अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही विदा क्यों हो गए, वो भी उस सत्र के पहले दिन जिसमें सरकार बड़े बिल लाने वाली थी। आज हम आपको धनखड़ के इस्तीफे से पहले की वो बैठकें दिखाएंगे जिनसे साफ हो जाएगा कि आखिर धनखड़ का इस्तीफा कैसे लिखा गया था। और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर। आज मैं पाकिस्तान की उन 2 आदतों के बारे में बताऊंगी जिनसे वो किसी भी मंच पर और किसी भी मौके पर बाज नहीं आता है। पहली है दुनिया से झोली फैलाकर भीख मांगने की आदत और दूसरी है कश्मीर के नाम पर दुनिया में झूठे आंसू बहाने की आदत। 2 दिन पहले पाकिस्तान अपने हालात का रोना रोते हुए पैसे देने की अपील कर रहा था और अब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन उसे तुर्की के अलावा किसी का समर्थन नहीं मिला। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद में डूबा देश हमें उपदेश ना दे। तो शुरुआत आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि सिर्फ एक तस्वीर ने कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था गिरा दी। एक तस्वीर ने कैसे इतना हड़कंप मचा दिया कि एक देश घुटनों के बल आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ने कैसे मालदीव्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, ये हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से विदेशी दौरे पर रवाना हो गए हैं। पहले वो इंग्लैंड जाएंगे और फिर 25-26 जुलाई की उनकी मालदीव्स की यात्रा है। इंग्लैंड दौरे पर भी महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मालदीव्स का दौरा बहुत बड़ा है, महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी मुख्य रूप से 26 जुलाई को मालदीव्स की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स सरकार के गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। ये भले ही सुनने में एक सामान्य खबर लग रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको बता दें कि सिर्फ 1.5 साल में यह माहौल बना है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मालदीव्स में भारत और प्रधानमंत्री के खिलाफ खूब माहौल बनाया गया। चीन की शय पर चलने वाले मालदीव्स ने भारत से ये दुश्मनी मोल ले ली थी और इसके बाद आई थी प्रधानमंत्री की ये तस्वीर। महीना जनवरी, तारीख 4 और साल 2024। बस प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंच गए थे। यहां एक सुबह उन्होंने समंदर के किनारे बिताई, फिर लक्षद्वीप के समंदर में गोता लगाया और ये तस्वीरें और वीडियो एक्स पर पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों ने, इस वीडियो ने बहुत हंगामा मचा दिया। मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि वो एडवेंचर करना चाहते हैं, जो एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मोदी ने सीधा यही संकेत दिया कि मालदीव जाने वाले भारतीय लक्षद्वीप क्यों नहीं आते। और बस फिर क्या था, इंडिया से मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स खाली जाने लगी। मालदीव में हड़कंप मच गया। बावजूद इसके लंबे समय तक एक तरह से एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें उधर एक से एक बयान आ रहे थे। 2022 में मालदीव जाने वाले कुल पर्यटकों में से लगभग 14.5%, सोचिए आप, 14.40% भारतीय थे। सबसे ज्यादा 2,41,244 पर्यटक भारत से मालदीव्स गए। 2023 में
भारत नंबर 1 पर था। भारत से सबसे ज्यादा 11.2% पर्यटक मालदीव्स गए, 2,06,026। इसके बाद जब जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की, तो देखिए एक पूरे द्वीप को कैसे पर्यटन के मामले में जैसे समुंदर ही निगल गया। क्या हुआ उसके बाद? 2025 में अभी जुलाई तक मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों का शेयर सिर्फ 5.9% हो गया है, यानी आधे से भी बहुत नीचे। भारत छठे नंबर पर है। भारत से पहले चीन, रूस, यूके, इटली, जर्मनी के पर्यटक हैं। भारत से 2025 में 22 जुलाई तक मालदीव सिर्फ 72,200 पर्यटक गए। अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील ने कितना असर डाला, और फिर देखिए भारतीयों ने क्या कर डाला। इससे पहले आपको याद होगा कि मालदीव्स में भारत के खिलाफ खूब माहौल बनाया गया था। मालदीव्स के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन के समर्थक माने जाते हैं। वो नवंबर 2023 में मालदीव्स के राष्ट्रपति बने थे। उनसे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह जो सोलेह हैं, उनके कार्यकाल के दौरान भारत के रिश्ते मालदीव से मजबूत हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? हिंद महासागर में मालदीव्स की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ये देख रहे हैं आप द्वीप। चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है। वो मालदीव्स में अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास करता है। भारत हमेशा से मालदीव्स में चीन के प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें करता है, प्रयास करता रहता है। खाड़ी के देशों से तेल यहीं से होकर गुजरता है। एक बार फिर से मैप दिखा दीजिए। खाड़ी के देशों के लिए जो तेल है वो यहीं से होकर गुजरता है। चीन इसे भी सुरक्षित करना चाहता है। इसी वजह से चीन ने मालदीव्स में खूब निवेश किया। एक तरह से इतना कर्ज दे दिया कि मालदीव्स चीन का गुलाम हो जाए। मालदीव्स ने चीन से बड़ा कर्ज लिया है। राजधानी माले को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला पुल भी चीन के निवेश से बना है। 2016 में मालदीव्स ने चीन को अपना एक द्वीप महज $40 लाख में 50 सालों के लिए लीज पर दिया था। मालदीव्स ने चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना का भी खुलकर समर्थन किया। माना जाता है कि मालदीव्स पर चीन का करीब $1 बिलियन का कर्ज है, जो चीन ने वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में लगाए हैं। अब देखिए, हालांकि भारत की तरफ से भी मालदीव्स को मदद दी जाती रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने $2 अरब से अधिक के कर्ज और सहायता की पेशकश कर चीनी निवेश की बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन भारत की इन कोशिशों को संदेह के तौर पर देखा गया। 2023 में जब मोहम्मद मोइज़ू चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां इंडिया आउट कैंपेन ही उनका थीम था। इसी के सहारे उन्होंने भारत के खिलाफ माहौल बनाया। ये देखिए आप, उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। इंडिया आउट उनका कैंपेन था। इसी कैंपेन पर उन्होंने चुनावी माहौल बनाया, चुनाव जीता, फिर भारत की मुखालफत भी की। भारत के लिए दिक्कत यह थी कि भारत का मालदीव्स में बहुत सा निवेश था। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए मालदीव्स पर नजर रख रहा था, क्योंकि अगर वो मालदीव्स में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बना पाता है तो पाकिस्तान के ग्वादर के बाद हिंद महासागर में उसके पास ये दूसरा अड्डा होगा। उसकी यही कोशिश थी, जिसे भारत ने धीरे धीरे करके विफल कर दिया। लेकिन भारत ने ये कैसे किया, ये जानना बहुत जरूरी है। अचानक से हुआ नहीं है, इसमें वक्त लगा। लेकिन ऐसा हो गया कि मालदीव्स ने चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हुआ और भारत का प्रभाव शुरू हुआ। इन जनवरी 2024 में मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ पोस्ट करने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों के देशों, जो दोनों ही देश हैं, उनके बीच के डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं उनमें एक दरार आ गई, एक टेंशन बढ़ गई। ये आपत्तिजनक पोस्ट थी, लेकिन भारत ने सब्र से काम लिया। 2024 में मोदी जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तो शपथ ग्रहण में मालदीव्स के राष्ट्रपति यही मोहम्मद मोइज़ू को भी बुलाया गया। इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। कोशिश यही थी कि भारत मालदीव्स के रिश्तों की कड़वाहट को कम किया जाए। स्ट्रेटेजिक रूप से मालदीव्स हमारे काम का है। अब देखिए, तब जाकर यह पता चला था कि जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने पर विचार हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही मालदीव्स के राष्ट्रपति को बुलाए जाने पर तुरंत मुहर लगाई। तब मोदी ने एक बड़े देश के बड़प्पन का हवाला देकर मोइज़ू को बुलाया। राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में उन्हें अपने ठीक पास की कुर्सी पर बिठाया। इसी के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली है। वापस माले जाकर मोइज़ू को भी ये समझ में आया होगा कि भारत का विरोध उन्होंने गलत ही किया।
और अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ। भारत के साथ अब मालदीव्स के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अब मालदीव्स ने मोदी को मुख्य अतिथि बनाकर मालदीव्स बुलाया है, और वो भी अपने स्वतंत्रता दिवस पर, 60वें स्वतंत्रता दिवस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30वीं मालदीव्स यात्रा है। राष्ट्रपति मोइज़ू के कार्यकाल में किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष भारत और मालदीव्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। पीएम मोदी ने इस दौरे से पहले कहा है कि मैं राष्ट्रपति मोइज़ू और मालदीव के अन्य नेताओं के साथ बैठकों के लिए उत्सुक हूं, ताकि अक्टूबर 2024 में अपनाए गए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके। ये यात्रा भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि, स्थिरता के लिए सहयोग को मजबूत करेगी। कोविड के बाद मालदीव्स बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। अगर भारत ने मदद ना की होती तो मालदीव्स की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती, और ये बात खुद मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कही है। एक इंटरव्यू में मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि उनके देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ने समय पर मदद ना की होती तो मालदीव डिफॉल्ट हो जाता। 2022-23 में पर्यटन ठप होने से मालदीव्स गहरे आर्थिक संकट में चला गया था। उस पर विदेशी कर्ज बढ़ गया था, डॉलर की भारी कमी हो गई थी। भारत ने अनाज, ईंधन सप्लाई और क्रेडिट लाइन देकर मालदीव्स को डिफॉल्ट होने से बचाया था। नशीद कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से मालदीव्स की नीति चीन की तरफ चली गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मालदीव्स की पूरी राजनीति इस वक्त इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर आ गई है, और मालदीव्स से पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इंग्लैंड। ये उनकी ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। वो यूके के प्रधानमंत्री की स्टार्मर से उनके न्योते पर जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे, बायलैटरल होना है। स्टार्मर के ब्रिटिश पीएम बनने के बाद मोदी की पहली ब्रिटेन यात्रा होगी, और इस यात्रा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली है। अब इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या कुछ होता है, इस पर भारत की भी उम्मीदें टिकी हैं, और लंबे वक्त से इसको लेकर निगोशिएशंस चल रही हैं। देखिए, अब जाकर ये पूरी हुई है। भारत और यूके के बीच FTA साइन किया जा सकता है। इसकी लीगल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस FTA के तहत ब्रिटेन को होने वाले 99% भारतीय निर्यात पर टैरिफ रियायतें मिलेंगी। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है क्या। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि हिंदी में मतलब हुआ मुक्त व्यापार समझौता। इसका इस्तेमाल दो देशों के बीच आसानी से बिजनेस करने के लिए होता है। इसके तहत व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म की जाती हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। FTA का मकसद क्या है? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है, और दोगुना करके $120 अरब करना है। अग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, खासतौर पर जो चमड़े से जुड़ा हुआ व्यापार है, लेदर, फुटवेयर, जूते वगैरह, टेक्सटाइल, कपड़े का, खिलौने का, जेम्स एंड ज्वेलरी, मतलब जो गहने हैं, जैसे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत कारीगरी का काम होता है, उन पर यूके में एक्सपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश विस्की कार जो है, चाहे विस्की हो, कार हो, ऐसे प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। डील के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इस वक्त भारत और यूके के बीच कुल व्यापार $55 बिलियन यानी कि लगभग $4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है, जिसमें से भारत का निर्यात लगभग $3.25 लाख करोड़ है, और यूके का निर्यात $1.85 करोड़ रुपए है। अब देखिए, हालांकि ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों की कंपनियों को बहुत फायदा होगा। उनका भी सामान भारत में सस्ता होगा, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी हुई खबर है। बीते दिन अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की थी। मस्जिद में बैठक हुई। इस बैठक की वजह से बीजेपी और अन्य दलों ने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर ले लिया। हालांकि अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मस्जिद में नहीं बैठे थे, वहीं पर गए थे। लेकिन इन सब के बीच
ये जो मस्जिद में पार्टी की बैठक करना समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा कहा जा रहा है, जिसको लेकर जबरदस्त बवाल है। कल सदन की कार्यवाही जब खत्म हुई तो अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने उन्हें पास की मस्जिद में चलने के लिए आमंत्रित किया। रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद 300 साल पुरानी मस्जिद के इमाम भी हैं। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कुछ सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ उस मस्जिद में गए। वहां एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। विरोधी पार्टियों ने अखिलेश यादव पर संवैधानिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 के तहत कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक गतिविधियां जैसे प्रचार, राजनीतिक बैठक, रैली या फिर चंदे से जुड़ा कोई काम नहीं कर सकती है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो अखिलेश यादव की पार्टी को एक ऐसी पार्टी बता दिया जो नमाजवादी बनकर काम करती है। यूपी के डिप्टी सीएम के बयान पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। उनके जवाब ने बहुत से लोगों को हैरान किया है। अखिलेश यादव ने मस्जिद जाने और पार्टी की बैठक पर कहा कि आस्था जोड़ने का काम करती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ। हमेशा ये टिल्ट दिखते हैं इन्हीं लोगों के साथ, नमाजवादियों के साथ। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, उत्तर प्रदेश जनता इन्हें पास से देख रही है, नजदीक से इनके आचरण को देख रही है कि किस ढंग से ये संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं। नमाजवादियों से बैठ करके मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं ये वो जाने, नमाज पढ़ा उन्होंने क्या किया, पूजा किया उन्होंने क्या किया ये वो जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनकी कभी वापसी होने नहीं देगी। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अखिलेश यादव ने वाकई इस मुद्दे पर बहुत ही अच्छी बात कही। आस्था को जोड़ने का काम ही करना चाहिए, तोड़ने का नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से जनता ये जानना चाहती है कि मंदिर में जाने के बाद उन्हें इस तरह के विचार क्यों नहीं आते। अखिलेश यादव ने अपनी मस्जिद यात्रा को लेकर बहुत अच्छी बात कही। क्या वो बता सकते हैं कि आज सावन की शिवरात्रि के दिन वो अपने सांसदों के साथ क्या मंदिर भी गए थे? क्या उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित करके जोड़ने वाली आस्था का प्रमाण दिया? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पूछ रहे हैं और इसीलिए हम सामने रख रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी के नेता मस्जिद में जोड़ने वाली आस्था देख रहे हैं, उस पार्टी के नेता सावन में होने वाली हिंदू धार्मिक यात्रा को लेकर कई विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर आपको याद हो तो एक अलग कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें वो पीडीए यात्रा उसे कह रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार बता चुके हैं। समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेता उन्हें गुंडा, मवाली कह चुके हैं। यही नहीं, एक नेता ने तो कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से भी कर दी थी। इसके अंदर आकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, टेम्पो तोड़ रहे हैं, सरकारी बस को तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो इबादत इंसान कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, वो सरकारी मेहमान नहीं है। वो अपने आप को सरकारी मेहमान ना समझे। अगर डीजीपी उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं तो ये ना समझे कि वो कुछ भी कर लेंगे और उनके ऊपर कोई कानून का शिकंजा नहीं कसा जाएगा। कांवड़ियाँ जो हैं वो गुंडाई कर रहे हैं। आप देखिए टेलीविजन पे, हम देखते हैं टीवी पे, कोई किसी को बच्चों के कॉलेज की वैन जा रही है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसी महिला को पकड़कर उसको खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर टक्कर अगर किसी की लग गई तो उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर अंकुश लगाएं। ये सब लोग अच्छे पर्पस के लिए जाते हैं। इसमें जो कोई भी इस तरह की उड़दन करता है, बदमाशी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के जो कर्ता धर्ताओं को यह भी बताना चाहिए कि विवादित बयानों के बाद इन नेताओं पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, और अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या इन नेताओं को हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ ना करने की हिदायत दी गई। न जाने क्यों हमारे देश के नेताओं को लगता है कि जनता की याददाश्त कमजोर है। सच यह है कि जनता कुछ नहीं भूलती। सोशल मीडिया पर लोगों ने अखिलेश यादव को कुछ घटनाएं और उनके कुछ बयान याद दिलाए हैं।
लोगों को याद है कि 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने इससे दूरी बना ली थी। क्या श्री राम मंदिर का ये धार्मिक कार्यक्रम जोड़ने वाली आस्था का कार्यक्रम नहीं था? मस्जिद में पार्टी की बैठक को आस्था से जोड़कर दूरियां मिटाने वाला कदम बताया है। लेकिन इसी समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर ऐतराज जताया था। उन्होंने इस कैबिनेट पर कहा था कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल जॉइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इस्लामिक धार्मिक स्थल मस्जिद में पार्टी के नेताओं की बैठक अगर जोड़ने वाली आस्था है तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक तोड़ने वाली आस्था कैसे बन जाती है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी गए थे और उनके साथ 2-4 सांसद जिसमें हम भी थे, तो उसमें कोई ना कोई प्रकरण था, न कोई मत था, ना कोई राजनीतिकरण। और अगर हमारे नेता अपने सांसद से मिलने गए या उनके यहाँ एक कप चाय पीने गए या शिष्टाचार बस गए तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहाँ पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है और किस प्रकार से वहाँ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इमाम साहब की अध्यक्षता में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके साथ दिग्गज नेता जो एक सर्किल बनाकर, दायरा बनाकर बैठकर दुनियावी बातें कर रहे थे और सियासी बातें कर रहे थे, उसके ऊपर हमें जो आपत्ति है वो तो है, लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है। इसके अंदर सियासी बातों का होना और इस तरीके की मीटिंग होना, तो जब इन्होंने शुरुआत करी है तो हमने भी उनसे इजाज़त मांगी है और कहा है, बल्कि इजाज़त क्या कहूँगा, हमने अपने अधिकार के तौर पर उनसे कहा है कि जब आप लोग कर सकते हैं तो मस्जिद में हम लोग भी मीटिंग करने आएंगे। ये अल्लाह का घर है, ये किसी मुल्ला का घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है और ये कोई समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम आस्था का सम्मान करते हैं, सभी की आस्था का सम्मान करते हैं हम। लेकिन इस तरह से बात को कह देना कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सवाल उठाने की बात तो आपने पैदा की है ना कि वहाँ पर रणनीति आप बनाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी की बैठकर या राजनीतिक रणनीति बनेगी तो ये इसके लिए मस्जिद नहीं होती है, मस्जिद इबादत के लिए होती है। वहाँ पर बैठकर पंचायत करने के लिए नहीं होती है कि आप अपनी राजनीतिक पंचायत करें वहाँ पर बैठकर, चाहे वो कोई भी सांसद हो, किसी पार्टी के सांसद हो, इसकी इजाजत तो नहीं मिलती ना। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से अचानक हुआ इस्तीफा पूरे देश की सियासत को मथ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि संसद सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में पूरी तरह एक्टिव रहने वाले धनखड़ ने रात 9:30 बजे अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष को धनखड़ के इस्तीफे में दाल में काला नजर आ रहा है। लेकिन मैं अब आपको धनखड़ के इस्तीफे के पहले कौन से सियासी घटनाक्रम हुए उसकी एक इनसाइड स्टोरी बताने वाली हूं। संसद के सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आने की तैयारी थी, ये बात सबको पता है। सरकार और विपक्ष दोनों जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का मन बना चुके थे, लेकिन लगता है कि मामला रणनीति को लेकर इस नौबत तक आ पहुंचा कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, संसद सत्र शुरू होने के 4-5 दिन पहले सरकार की ओर से धनखड़ को महाभियोग प्रस्ताव लाने का इरादा बता दिया गया था। सरकार
पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती थी। रविवार को जिस दिन सर्वदलीय बैठक हुई, उस दिन भी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की रणनीति बताई थी। पहले लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए सरकार ने लोकसभा के विपक्षी सांसदों समेत एनडीए सांसदों के दस्तखत जुटा लिए थे। जस्टिस वर्मा महाभियोग मामले पर सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, क्योंकि यह मसला बहुत संवेदनशील है। इसमें न्यायपालिका और संसद दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लेकिन जगदीप धनखड़ के कदम सरकार की रणनीति से मेल नहीं खा रहे। अब आपको पता चलेगा कि आखिर उनके बाहर जाने का रास्ता कैसे बना। एक तरफ सरकार जस्टिस वर्मा मामले पर संसद की साझा सहमति का संदेश देना चाहती थी कि दोनों सदनों में सहमति है, तो उधर सूत्रों के मुताबिक रविवार और सोमवार को विपक्ष के नेताओं से धनखड़ की मुलाकात हुई। विपक्ष के नेताओं से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से धनखड़ की मुलाकात हुई है। इसकी जानकारी सरकार को सोमवार सुबह मिल गई थी कि जगदीप धनखड़ कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से मिले हैं। हम अभी नाम नहीं बता रहे। इस बीच सदन में कार्यवाही के दौरान धनखड़ ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि वो महाभियोग पर विपक्ष का वो प्रस्ताव सदन में रखने वाले थे जिसे विपक्ष ने उन्हें सौंपा था। कई दस्तखत वाले विपक्ष के जो ज्ञापन था वो उन्होंने सौंप दिया था धनखड़ साहब को, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिले थे। सोमवार शाम लगभग 4:30 बजे होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक से ऐन पहले मना करने के बावजूद अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने इसकी घोषणा कर दी। अब सोचिए कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का इस तरह महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा करना सरकार के लिए किस तरह की स्थिति ले आया होगा। धनखड़ ने राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव का जिक्र किया। उसके पहले सरकार की ओर से धनखड़ से तालमेल बिठाने की कोशिशें भी हुई थी। सरकार ने जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से 3 बार संपर्क किया। ये देखिए, पहली बार जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू उनसे मिले। बताया गया कि सरकार की मंशा क्या है, लोकसभा राज्यसभा में एक साथ करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। दूसरी बार रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल यानी संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री। तीसरी बार अकेले मेघवाल की मुलाकात जगदीप धनखड़ से हुई। इन मुलाकातों में जगदीप धनखड़ को संदेश दिया गया कि महाभियोग प्रस्ताव, इंपीचमेंट प्रोसेस पर सत्ता पक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर शामिल होने का इंतजार करें। आप समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सुबह सुबह विपक्षी सांसदों की पूरी लिस्ट और हस्ताक्षर वाली इनको सौंप दी थी और ये जल्दबाजी में थे। ऐसे में उनको तीनों ही बैठकों में ये बताया गया कि आप सत्ता पक्ष के भी सांसदों के हस्ताक्षर का इंतजार करें, लेकिन जगदीप धनखड़ की ओर से सरकार को कोई भरोसा नहीं दिया गया। उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। महाभियोग प्रस्ताव पर धनखड़ सरकार के संदेश को अनसुना कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के साथ उनकी तालमेल जोरदार थी। सोमवार दोपहर को उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई। विपक्ष के साथ उनकी जस्टिस शेखर यादव महाभियोग मामला उठाने की भी बात हुई थी, जबकि उस मामले में सांसदों के हस्ताक्षरों की पुष्टि हुई भी नहीं थी। अब देखिए, इन सारे घटनाक्रमों के बाद जब मामला बिगड़ गया, तब धनखड़ ने शाम को इस्तीफा देने का दांव चला। सोमवार को सदन की कार्यवाही के बाद बिना पूर्व सूचना के वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां 25 मिनट उन्होंने इंतजार किया और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसी खबरें भी आई थी कि राष्ट्रपति भवन में भी बहुत हलचल हो गई थी, क्योंकि अचानक पता चला कि उपराष्ट्रपति पहुंच गए। सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा देने की अगली सुबह तक जगदीप धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उनसे संपर्क करेगी और मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को विपक्षी प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद प्रधानमंत्री की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने धनखड़ के व्यवहार पर दुख जताया था। इस बीच धनखड़ के इस्तीफे के पीछे देखिए जो चर्चाएं हो रही हैं, आप देख ही रहे होंगे लगातार, तो उनके इस्तीफे के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश कर रहा विपक्ष साफ कह रहा है कि इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से नहीं हुआ। अब दिलचस्प बात यह है
कि पहले इनकी रीढ़ की हड्डी ढूंढते थे, इनकी नकल करते थे, जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते थे, रोज उनके साथ लड़ाइयां करते थे। लेकिन अब जगदीप धनखड़ के लिए वो आंसू बहा रहे। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयल्टी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक हुआ, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर हुआ। आपने देखा ही, विपक्ष की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस्तीफा देने के 2 महीने पहले जगदीप धनखड़ बेहद एक्टिव थे। उन्होंने बीते 2 महीनों में 53 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। आप अपनी स्क्रीन पर इस कैलेंडर को देखें कि कैसे उन्होंने पूरे देश में सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इसीलिए विपक्ष धनखड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद बीजेपी के लोग मांग करें कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि बीजेपी किसकी मांग कर रही है, कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है, लेकिन बीजेपी के लोगों को इसकी मांग करनी चाहिए कि फेयरवेल पार्टी तो हो। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला हुआ है। ये वही विपक्ष है जो धनखड़ पर निशाना साधता रहा है। पिछले साल हमने आपको दिखाया था, दिसंबर में धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के कल्याण बैनर्जी ने मिमिक्री की थी। राहुल गांधी उनकी तस्वीरें बना रहे थे, वीडियो बनाया जा रहा था, रीढ़ की हड्डी ढूंढी जा रही थी। इसके बाद धनखड़ ने संसद में इसे लेकर नाराजगी तक जाहिर की थी। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि धनखड़ से सरकार का टकराव पहली बार नहीं हुआ है। 2-3 गंभीर बातें हैं जो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का भारत दौरा हुआ था। आपको याद होगा, वो दौरा बेहद अहम था। इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए अहम माना जा रहा था। लेकिन जब उनका दौरा हुआ तो धनखड़ वैंस को अपना काउंटर पार्ट बताकर बैठक करना चाहते थे। लेकिन सरकार की ओर से उन्हें स्पष्ट किया गया कि जेडी वैंस प्रधानमंत्री का संदेश ला रहे हैं, इसीलिए धनखड़ के साथ बैठक नहीं रखी जा सकती। मंत्रियों के दफ्तर में राष्ट्रपति और पीएम के साथ खुद अपनी तस्वीर लगाने के लिए भी उन्होंने सरकार को संदेश दिया था। इसके अलावा धनखड़ के काफिले की गाड़ियां उनको लेकर भी टकराव की वजह बनी थी। उन्होंने अपने काफिले की भी सभी गाड़ियों को मर्सिडीज गाड़ियां करने का दबाव डाला था और ऐसी खबरें भी थी कि वो कैवलकेड में चाहते थे कि सिर्फ काली रंग की गाड़ियां ही शामिल हो, जबकि उन्हें बताया गया कि जो पायलट कार है वो तो सफेद ही रही। इस बीच जब धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है, तब जहां विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है, तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अगले उपराष्ट्रपति के लिए तेलंगाना कार्ड खेल दिया है। सुनिए। जो धनखड़ जी का रिजिग्नेशन अब किस लिए किया मुझे पता नहीं, वो अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना को देना है, क्योंकि पिछले बार हमारा वेंकैया नायडू था, राष्ट्रपति बनाने के लिए चर्चा हुए, उनका अन्याय किए, वापस भेज दिए दिल्ली से, घर खाली करवा देके तेलुगु भाषा बोलने वाले को आप घर वापसी कर दिए। साउथ और खासकर तेलंगाना में जितने भी ओबीसी है सबका गल्ला काट दिए एनडीए ने। सो सौपुन माफ करने के लिए दत्तात्रेय जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो ठीक रहता है। इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही उपराष्ट्रपति भवन खाली करने की तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उसी दिन से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। इस बीच विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात का समय मांगा, लेकिन किसी को समय नहीं दिया गया है। शरद पवार, संजय राउत जैसे नेता उनसे मिलने की कोशिश कर चुके हैं। फिलहाल धनखड़ किसी भी राजनीतिक नेता से मुलाकात कर ही नहीं रहे। भिखारी को आप किसी भी कुर्सी पर बिठा दो, मांगनी उसको भीख ही है। हम यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो अभी एक प्रक्रिया के तहत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। रोटेशनल सिस्टम की वजह से इस महीने वो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी है। सोचिए इस कुर्सी पर बैठकर वो क्या कर रहा होगा। पाकिस्तान वही कर रहा है जो उसकी आदत है,
फिर चाहे उसे किसी भी कुर्सी पर बिठा दो, या तो वो भीख मांगेगा या फिर कश्मीर पर नकली आंसू बहाएगा। और अब पाकिस्तान ये दोनों काम एक साथ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी दोनों आदतों को किसी भी मंच पर और किसी भी मौके पर छोड़ता ही नहीं है। उसके हाथ में कटोरा, जुबान पर कश्मीर हमेशा रहता है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अपने हालात का रोना रोते हुए दुनिया से पैसे लेने की अपील की। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र की जो डेट रिलीफ और क्लाइमेट फंड्स है उसके नाम पर पैसे देने की गुहार लगा दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को तत्काल राहत राशि की जरूरत है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। सुनिए इनको। पहले पाकिस्तान ने दुनिया से भीख मांगी, उसके बाद वो कश्मीर पर आंसू बहाने लगा। इसके साथ ही उसने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया। कहा कि कश्मीरियों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। पाकिस्तान जुलाई भर के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है और देखिए वहां जाकर भी वही भीख मांगना। महीना खत्म होने में अभी लगभग 1 सप्ताह बाकी है और वो इस मौके का पूरा इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी कोशिशों में नाकाम है। जो पाकिस्तान खुद अपना देश नहीं संभाल पा रहा, जो खुद दुनिया से भीख मांग रहा है, कश्मीर के नाम पर झूठ बोल रहा है, लेकिन इस झूठ में उसे दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन ही नहीं मिल रहा है। सुरक्षा परिषद में सिर्फ 2 देश थे जिनके बयान में कश्मीर का जिक्र है। एक तुर्की जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और दूसरा खुद पाकिस्तान, यानी सिर्फ एक देश ने साथ दिया और वो है तुर्की। बाकी किसी भी देश ने कश्मीर को अपने बयान में शामिल नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर देश इसे द्विपक्षीय मसला मानते हैं। इसीलिए कश्मीर पर पाकिस्तान की घिसी पिटी बातों को कोई अहमियत देता ही नहीं। वो अध्यक्ष जरूर है, लेकिन जुबान देखिए वही जहर वाली है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बयान के बाद भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को एक जरूरी और उचित उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत का परिपक्व लोकतंत्र है, मैच्योर डेमोक्रेसी, उभरती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज, दूसरी तरफ कट्टरता, आतंकवाद में डूबा पाकिस्तान जो IMF से कर्ज पर चल रहा है, इसीलिए आतंकवाद में डूबा देश ना दे। और अब बात स्मृति ईरानी की, जिनका मैंने एक इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू खास इसलिए है क्योंकि 2024 में अमेठी हारने के बाद ये उनका इस तरह का पहला बड़ा इंटरव्यू है। इस खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने बहुत सी ऐसी बातें कही है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में उन्होंने क्या किया, क्या हार का उन पर कोई असर हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने टेलीविजन पर तो वापसी कर ली है, लेकिन राजनीति में बड़ा धमाका वो कब कर रही हैं। ये सारे सवाल मैंने पूछे हैं। ये भी पूछा कि पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज्यादा पॉलिटिक्स है, लेकिन हाजिर जवाबी उनकी बरकरार रही। और जब रिटायरमेंट की बात मैंने पूछी कि क्या आप टीवी पर आ रही हैं तो अब पॉलिटिक्स छोड़ देंगी, तो उन्होंने पलट कर पूछा कि 49 यानी कि 49 क्या रिटायरमेंट की उम्र है। देखिए पूरे इंटरव्यू का एक सिलेक्टेड चंक, इस पूरे इंटरव्यू का एक शॉर्ट वर्जन। आज टीवी की सबसे मशहूर बहू कह लीजिए उन्हें, पार्लियामेंट में बोलती है तब भी सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की होती है। बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन के साथ साथ एक्टर दोनों स्मृति ईरानी है। 8 साल सतत तुलसी की भूमिका में मैं रही टेलीविजन पर। आज तक की टीम और मैं, हम दोनों सर्वश्रेष्ठ काम के लिए हर एक अवार्ड प्लेटफॉर्म पर पाए जाते थे। पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज्यादा पॉलिटिक्स है? पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज्यादा सवाल आते थे। मैं अगर अबला नारी की तरह बिहेव करने लग जा रहे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब कि मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं। कभी कभी सोचती हूँ अपने वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। प्रोमो से लाइन आते हुए तकलीफ में किसने साथ दिया? तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, जो मीडिया देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ़ है। राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देते। मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे, और क्योंकि टेलीविजन में जा रही हूँ तो लोगों को लगता है पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं होता। मैं तो 3 बार की सांसद रह चुकी। पिताजी कांग्रेस से थे, हैं आज भी। पिताजी कांग्रेस से थे? पिताजी कांग्रेस महासंघी। आप जब एकता कपूर के सामने आप गई हुई थी, अब एक ज्योतिष बैठे थे और उन्होंने बोला इसको रोको, इसी को काम दो। इसको चेहरा पढ़ते हैं शायद, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1 या 2 लोग
नाम छोड़ दे तो किसी ने भी खुलकर सेना का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्टर ने नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री से। जो देश के साथ नहीं है और उसका देश का साथ ना देना आपको खलता है तो ना देखिए। पहला सवाल स्मृति ईरानी जी जिससे शुरुआत करना चाहती हूँ, वो सवाल ये है कि एक वक्त पर सास भी कभी बहू थी, मैं नहीं स्मृति ईरानी नहीं को कुछ नहीं हो सकता, स्मृति ईरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, स्मृति ईरानी को वापस लाओ। और अब 2014 में सब कुछ छोड़ने के बाद 2025 में आप कह रही हैं कि मैं नेता तो हूँ, यहाँ मेरी ठनक रहेगी, लेकिन फिर टीवी में घर के घुसने का टाइम आ गया है। वजह क्या है? कई बार ये भी है कि एक शिखर पर पहुंचने के बाद नए शिखरों की तलाश होती है। 2000 से 2008 2000 से 2008 टेलीविज़न को एक नए स्वरूप में हमारी टीम ने परिभाषित किया था। रात 10:30 बजे कोई भी टेलीविज़न उस ज़माने में नहीं देखता था। मुझे आज भी याद है जब हमने पहली बार ये शो करना शुरू किया था, हम लगभग 120-150 करीब लोग थे। किसी के पास अपना घर नहीं था, किसी के पास गाड़ी नहीं थी। हम सब ने अपने जीवन की जो कहते हैं ना आर्थिक शुरुआत, पहला पायदान वो उस धारावाहिक के माध्यम से रखा था। हाँ। तो जब लोग हमें देखते हैं पर्दे पर, शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कितनों के घर में चूल्हा जलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टेलीविज़न स्विच ऑन करते हैं। क्या बात है। पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज़्यादा पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स में एक्टिंग है, ये सवाल पॉलिटिक्स की और देश की संसद की तौहीन है। मुझे लगता है हमें इस बात को बड़े गंभीरता से समझना होगा। एक तो देश की संसद तक या फिर किसी भी राजनीतिक दल में एक ऐसी महिला जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, जिसका कोई ऐसी ना गॉडफादर गॉड मदर है, ना ऐसी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ना किसी राजनीतिक परिवार से है जहाँ पर दमखम से कोई पिता या माँ उनके लिए जगह बना दे, तो आसान नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि जब आप राजनीति में एक्टिंग है कि नहीं ये सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उस संघर्ष को डाइल्यूट कर देते हैं, उस सेवा को डाइल्यूट कर देते हैं। पॉलिटिक्स में आप एक्टिंग कर नहीं सकते क्योंकि रोज़मर्रा के लोगों की तकलीफ़ों का आपसे समाधान मिले ऐसे आपसे अपेक्षा होती है। पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज़्यादा सवाल आते थे। नहीं, लेकिन वो उचित है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझ जैसा व्यक्ति जो हर मुद्दे पे एक राय रखता है, जो हर मुद्दे पे बोलता है, उससे पूछने में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है। या आप अगर किसी राजनीतिक मंशा से विशेष रूप से मुझे टारगेट करते हैं तो वो राजनीति का एक नियम है, वो राजनीति का एक स्वभाव है। मैं अगर अबला नारी की तरह बिहेव करने लग जा रहे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब कि मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हूँ। और अगर देश में कोई भी मुद्दा हो महिलाओं के संदर्भ में मुझसे पूछे भी तो उसमें हर्ज क्या है? आप HRD मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, बाल कल्याण, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय सब आपने संभाला है। NCERT की किताबों को लेकर बहुत चर्चा है, आपके वक्त भी कई विवाद हुए थे, लेकिन मुगलों में अकबर को क्रूर शासक बताना विपक्ष को लग रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी सरकार का एजेंडा है। जो करिकुलम बनाते हैं NCERT का आपने इसमें उल्लेख किया, उनके पास पॉलिसी बनने के बाद ये उनके तत्वाधान में है कि वो लोग एक्सपर्ट्स को लेके करिकुलम बनाए। अकबर का क्या इतिहास रहा, वो आप अगर खंडों में सिर्फ उस विषय को प्रेषित करना चाहें जिसमें वाहवाही हो और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ ना उसमें सम्मिलित की जाएं, तो ये इतिहास की तौहीन होगी। आप चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे हों या युवा पीढ़ी हो, वो इतिहास का हर पहलू जाने और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। करिकुलम कैन नॉट बी डिवॉइड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। You cannot in some way embellish curriculum for your own political taste. बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो रहा है इसमें दो आरोप लग रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का राइट हैंड बन गया। ये चुनाव आयोग की तौहीन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर SIR में आप हिंदुओं को सम्मिलित नहीं करते तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है। SIR में अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते तो आप पे आरोप मढ़ना जायज़ था, लेकिन यहाँ पर आप आरोप किसी राजनीतिक दल पर नहीं कर रहे हैं। इनका अटैक कंसिस्टेंटली चुनाव आयोग पर रहा है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है और जिसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्षमता है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख या देश के सम्मुख रख सके।
इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? वो तो एविडेंस के आधार पर करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे तोहमत लगाएं, चुनाव आयोग पर तोहमत लगाएं, ये कहाँ तक वाजिब है? पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को देश में टारगेट कर रहे हैं। आप अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं देश में तो आप खोजिए, उनको निकालिए, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का तो है नहीं। अवैध घुसपैठी के किसी भी धर्म से विशेष उल्लेख तो सरकार नहीं करती। सरकार कहती है अवैध घुसपैठी। अब आप बताइए कहाँ तक उचित है कि आप जो खालिस हिंदुस्तानी हैं उसका पक्ष नहीं ले रहे, आप घुसपैठी से अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। बहुत दिनों से ये चल रहा है और मतलब शिवसेना का एक वक्त पर बहुत राज ठाकरे बहुत अग्रेसिवली इस विषय को उठाते हैं। ये भाषा का जो विवाद है इस देश में, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम दक्षिण की जो तमाम भाषाएं हैं, अब इनका कहना है कि बीजेपी एक साजिश रच रही है, हिंदी को हर जगह एनफोर्स करना चाहती है। मेरा परिवार भिन्न भिन्न प्रदेशों से है, लेकिन मैं हिंदी में वार्ता कर रही हूँ। क्या ये हमारी मजबूरी है? पर मराठी तो ऐसा मानते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है, तो हम 16,000 अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करते हैं। आपको शायद झारखंड की वो डायलॉग ना आती हो जो दुमका में इस्तेमाल होती है, आपको शायद सीमांचल की डायलेक्ट ना आती हो, आपको शायद भोजपुरी ना आती हो, आपको बांग्ला नहीं आती हो, तो क्या आप का स्तर एज अ सिटीजन कम हो जाता है? क्या आपके अधिकार कम हो जाते हैं? और तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। दिया जलते ही तिल्ली बुझा दी जाती है। नमस्कार।